हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम संपूर्ण भारतीय भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसे प्रश्नों, ऐसे पॉइंट को लिया है जो पिछले 20 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर भारतीय भूगोल संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देखने को मिलेगी। आइए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार संबंधित कौन कौन से पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है। आपको याद रखना है 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर तक भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है। आगे देखते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। तो आपको याद रखना है 68 अंश 7 पूर्वी देशांतर गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु माना जाता है। आगे देखेंगे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। तो केप केमोरिन आपको याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। तो इंदिरा पॉइंट। इसको पूछा भी गया है एग्जाम में कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है। तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पर भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। आगे देखते हैं भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा काल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको याद रखना है 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां बड़ा देश है भारत। इसके पहले अगर विश्व के सबसे बड़े देश की बात की जाए तो रूस सबसे बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो 17.5%। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो 3,214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। तो 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। तो 876 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है। तो 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं। और ये पूछा भी गया है कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 9 राज्य भारतीय समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। इसका सही जवाब है गुजरात की। गुजरात की भारत की समुद्री तट रेखा का सबसे अधिक लंबा सीमा बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर देखिए
गुजरात का ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो भारतीय राज्य की तट रेखा से जुड़ा हुआ है। और सबसे छोटा जो है कौन है, तो गोवा है। सबसे बड़ा गुजरात, दूसरे नंबर का आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। सबसे छोटा गोवा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले राज्य आता है गुजरात, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से 8 राज्य हैं जो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा से गुजरते हैं। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसमें सही जवाब होगा झारखंड। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, और भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है, तो इसका सही जवाब है गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप में कौन अलग करता है, तो पब्बन चैनल, आपको याद रखना है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। दक्कन पास किनके बीच स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, तो गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत में कौन अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है कोरोमंडल तटीय मैदान। आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो प्रवाल से हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। 10 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, तो रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ अंग्रेज अधिकारी के ने बंटवारा किया था, इस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण किया गया उसे रेड क्लिफ रेखा कहा गया। इसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है मैकमोहन रेखा। डुरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो डुरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारतीय जो राज्य हैं हमारे पड़ोसी देश के किन किन राज्यों कितने कितने जो राज्य हैं हमारे पड़ोसी देश की सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान से जैसे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, तो देखिए पाकिस्तान से 4 राज्य की सीमा बनती है।
सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा बात करें तो चीन और नेपाल के साथ भारतीय राज्यों की सीमा है। चीन के साथ देखिए जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार नेपाल के साथ देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भूटान के साथ 4 राज्य हैं जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश के साथ देखिए 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ मात्र एक राज्य जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर, और ये 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सबसे कम है। सबसे ज़्यादा सीमा की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका पूरे देश के साथ कितने कितने किलोमीटर की सीमा बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मणिपुर नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैं आपके साथ ले चलता हूँ। ये देखिए, ये जो है पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर का। चीन है इसके बाद 3488 किलोमीटर का। फिर पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर का। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर का। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का। इसके बाद देखिए भूटान के साथ 699 किलोमीटर का। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 देश जो हैं हमारे भारतीय राज्यों की सीमा पर लगे हुए हैं। श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी से अलग हो जाता है, लेकिन वो पड़ोसी देश ही है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में है 3488 किलोमीटर का मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा। नेपाल, म्यांमार, भूटान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको डुरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है। तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण ये प्रसिद्ध है। केरल स्थित कुट्टानाड या कुट्टानाडु समुद्र तट से लगभग 1.5 से 2 मीटर नीचे है। मंड आइलैंड का निकटतम शहर है मुंबई। पाक स्टेट यानी कि पाक जल मडरू मध्य किस राज्य में सबसे नज़दीक है। तो तमिलनाडु में। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो गंगा मैदान को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है। तो 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है। तो 11% पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है। तो 43% मैदानी है। चलिए अब आगे देखते हैं भारत के पर्वत। भारत के पर्वत से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखते हैं। कौन कौन से पर्वत हैं जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है, भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है। तो हिमालय। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है। तो आपको याद बताना है हिमालय। और सबसे पुराना कौन सा है। तो अरावली। आगे हम पढ़ेंगे। पुराना अरावली है और नवीनतम हिमालय है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। तो कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी।
तो इसको K2 गाडविन आस्टीन भी बोलते हैं, कंचनजंगा K2 गाडविन आस्टीन। अब प्रश्न भी पूछा गया है, देखिए कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 गाडविन आस्टीन है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन आस्टीन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। आगे देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो टेथीज सागर से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है, तो ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलता है, हिमालय जो में हिम रेखा जो मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए हिमालय श्रेणी मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या सैंडल पीक कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है, आपको याद रखना है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोवा बेट्टा, दोवा बेट्टा है। ये 2637 मीटर है, जो कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो अनाईमुड़ी 2695 मीटर अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोद्दा बेट्टा और पहला जो है अन्नाईमुड़ी है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। चलिए आगे देखते हैं, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का भाग है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला थी, प्रथम जो महिला थी कौन थी, तो जंको तेबई जापान की थी। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिखर है, जंको तेबई जापान की है, जो प्रथम महिला थी जिन्होंने पर्वतारोहण किया था। आगे देखते हैं, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, तो ये धौलाधार तथा पीर पंचाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंचाल पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। आगे देखते हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पर यह स्थित है, नामचा बरवा, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। चलिए आगे देखते हैं, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, काफ़ी फेमस पॉइंट है, आपने सुना होगा नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, तो मालवा का पठार। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, तो मालवा का पठार। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। हिमालय पर्यायवाची है, हिमालय मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो अरावली श्रेणियाँ जो है, अरावली पहाड़ जो है राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला है, राजस्थान में है अरावली। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है, तो नंदा देवी। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो नंदा देवी।
शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल में शिवलिक श्रेणी का निर्माण हुआ। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। जैसे कि देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। आगे देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। आगे देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम है कार्डेमम। कार्डेमम जो है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम है कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में स्थित है? तो केरल एवं तमिलनाडु, आपको याद रखना है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो आपको याद रखना है केरल और तमिलनाडु, या केरल एवं तमिलनाडु के बीच में कार्डेमम पहाड़ी स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको जानना चाहिए। कार्डेमम पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है और इसी कारण इन्हें इस संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से, उत्तर पूर्व में फलनी पहाड़ियों से तथा दक्षिण में अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से जुड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। पारसनाथ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैंडिल पीक। सैंडिल पीक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक चोटी का नाम है। आगे देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में, ये अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक समप्राय भूमि है। आगे देखते हैं, पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में पार भूमि पाई जाती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जो कि समुद्र सतह से कितने कितने मीटर हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे पहला आता है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसके बाद आता है
K2 गार्डविन आस्टीन जो कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है सिक्किम में, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कंचनजंगा तीसरे नंबर का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8,598 मीटर। इसके बाद होत्से वन, ठीक है, होत्से वन इसकी ऊंचाई है 8,501 मीटर। इसके बाद है मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी, देखिए मैकाल जो है 8,481 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई है 8,172 मीटर। मानसल, मानसल की जो ऊंचाई है 8,156 मीटर। चोओया, चोओया इसकी ऊंचाई है 8,153 मीटर। गोसाई थान 8,013 मीटर। नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। इसके बाद है कामेत, कामेत का देखिए 7,056 यानी कि 7,756 मीटर। नामचा बरवा 7,755। घुरला मंधाता 7,728 मीटर। त्रिशूल 7,140। बद्रीनाथ 7,138 मीटर की ऊंचाई है। इसी प्रकार से भारत के प्रमुख हिमनद जो है उनकी लंबाई कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो सबसे पहला आता है सियाचिन जो कि काराकोरम में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी लंबाई है 75 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर आप सुना होंगे। फिर आता है सासैनी, सासैनी हिमानी जो है ये भी काराकोरम में है, 68 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिस्पारा काराकोरम में ही है, 61 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बियाको बियाफो, बियाफो इसका जो है 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बलतोरा काराकोरम में ही स्थित है, 58 किलोमीटर है। चोमोलंगमा काराकोरम में स्थित है, 50 किलोमीटर। इसके बाद है खुर्दोपीन काराकोरम में स्थित है, 41 किलोमीटर। इसके बाद रीमो कश्मीर में है, रीमो सियाचिन और 40 किलोमीटर क्षेत्र फैला है। पुन्नमा कश्मीर में है, 27 किलोमीटर क्षेत्र फैला है। गंगोत्री उत्तराखंड में है और 26 किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। जेमू सिक्किम और नेपाल में स्थित है, 25 किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। रूपल कश्मीर में है, 16 किलोमीटर। सबसे कम जो है दियामीर कश्मीर, 11 किलोमीटर क्षेत्र। तो इस प्रकार से भारत के जो प्रमुख हिमनद हैं, सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन काराकोरम में है 75 किलोमीटर और सबसे छोटा दियामीर कश्मीर 11 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपने अभी देखा 8,848 मीटर। आगे देखते हैं, कोडाइक नाल, कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पालनी। कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी श्रृंखला पर स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला पर्वत केरल में स्थित है। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय। किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? तो बृहद हिमालय एवं पीर पंचाल के बीच में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्वतीय दर्रे से रिलेटेड, तो आइए उसको देखते हैं।
सबसे पहला आते हैं जोलीला दर्रा। ठीक, जोलीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोलीला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए जो दर्रे हैं तो एक पहाड़ों के बीच में जो स्थित होते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ते हैं, तो जो बीच का स्थान होता है उसी को दर्रा बोलते हैं। तो ज़्यादातर दर्रे उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है जोलीला दर्रा कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोलीला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं जो यहाँ पर देखिए उत्तरी क्षेत्र में, और यहाँ पर बीच में कोई भी दर्रा नहीं देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर आपको कुछ दक्षिणी क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी दर्रे देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इन दर्रों को पढ़ेंगे और देखेंगे। अब देखते हैं पिपली घाट दर्रा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में। पालघाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र। ठीक, सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? तो खैबर दर्रा। ठीक है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था तो खैबर दर्रा आता था। आगे देखते हैं कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं देप्सा और रोहतांग दर्रे। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं देप्सा और रोहतांग। आगे देखते हैं उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताइए। तो उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों में हैं, सबसे पहले है माना, मांगसाधुर, मुलिंग और नीति दर्रे। तो इस प्रकार से 5 दर्रे हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन से? माना, मांगसाधुर, पुलिंगला और नीति दर्रे। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है और ये प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। सिपकिली, बारला और पचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देखिए पूछा भी गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा सुमेलित नहीं है। बाकी सिपकिली दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, जोलीला दर्रा कश्मीर। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में। अतः इसका जो सही है विकल्प जो है कि लिपुलेख दर्रा मैच नहीं खाता है। आगे देखते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो सिपकिला दर्रा सतलज नदी घाटी में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा। चलिए आगे देखते हैं थाल घाट
पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका सही जवाब है खैबर दर्रे से। चलिए आगे देखते हैं, बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, आफिल दर्रा। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में। आगे देखते हैं, आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लद्दाख को तिब्बत से चांगला दर्रा जोड़ता है। आगे देखते हैं, दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंचाल। पीर पंचाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो थांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पाल घाट केरल में। चलिए आगे देखते हैं, भारत की नदियाँ। भारत की नदियों से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में? सबसे पहले हम देखते हैं, हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों। तो इन नदियों को 3 तंत्रों में विभाजित किया गया है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। आगे देखते हैं, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 1114 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंघी खंभन या लायंस माउंट के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से निकलता है मानसरोवर से सिंधु नदी। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का क्या नाम है? तो सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम है गिलगित, जो कि 5200 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो बेरीनांग। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो बेरीनांग से निकलती है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है झेलम। चलिए आगे देखते हैं, चिनाब नदी। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा। चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं, रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुरुषड़ी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो बिपाशा या फिर आर्गिकिया के नाम से भी ब्यास नदी को जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। आपको याद रखना है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज। सतलज नदी राक्षस ताल जो कि
ये तिब्बत में है, ठीक है। इस तरीके से जो है सतलज नदी भारत का उद्गम स्थल नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए सतलज नदी में, तो देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका सही जवाब है सतलज। चलिए आगे देखते हैं। सतलज नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है? सतलज नदी भारत में कुल कितनी लंबाई है? तो 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवलिक के पास मलवा पंख से घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसको सरस्वती, पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आइए अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख हिमनद से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमनद से निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से। ये प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो देखिए भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। झाला के समीप सियागंगा नदी भागीरथी मिलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं, किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम क्या है? तो गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर, आपको याद रखना है। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश को पद्मा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। चलिए आगे देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अलकनंदा नदी से। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो ये है गोमती नदी। आगे देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा। देखिए सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको याद रखना है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? कितनी लंबी है यमुना नदी, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 1376 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? तो ये इलाहाबाद में मिलता है, प्रयाग जिसको बोलते हैं, महाकुंभ का मेला लगता है। चलिए आगे देखते हैं, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती पर्वत श्रृंखला से विभाजित होती है। चलिए आगे देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? भ्रंश घाटी का उदाहरण है, आपको याद रखना है। चले आगे देखते हैं, कुछ नदियों के नाम हैं जिनका उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और लंबाई तथा उसकी सहायक नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से देखते हैं नदी और उद्गम स्थल को देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी, सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर से निकलता है। ठीक है, मानसरोवर पहाड़ी से ये सिंधु नदी का उद्गम है। इसकी सबसे प्रमुख जो सहायक नदी हैं सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास है। तो सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? तो ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। झेलम नदी ये कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। जो झेलम नदी है वो कश्मीर का प्रमुख नदी है, आपको याद रखना है। चिनाब नदी, तो चिनाब नदी जो है लाहुल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा से निकलती है। यहाँ पर चंद्रभागा नामक दो नदियों के रूप में है। तो चंद्रभागा के नाम से भी चिनाब नदी को जाना जाता है। उत्तराखंड में जब ये पहुँचती है तो इसको चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं रावी नदी। तो रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के निकट 4330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक, तो ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। आगे देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं जिसमें गंगा नदी है, यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती, घघरा, ये कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी से निकलती है। यमुना नदी तो बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी से जमुनोत्री के गर्म सोते से निकलती है। रामगंगा नदी तो नैनीताल के निकट से निकलती है। गोमती नदी तो पीलीभात जनपद से। घाघरा नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास भारचानुगर हिमनद राकसताल पहाड़ी से घाघरा नदी निकलती है। चलिए आगे देखते हैं शारदा नदी। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमपत से निकलती है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से। राप्ती नदी तो रूप मकोट नेपाल से निकलती है। कोसी नदी तो प्रारंभिक प्रवाह 7 धाराओं में मुख्य धारा जो है अरुणा या अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान से, और अन्य धारा हैं मिलामची, भोटिया, सप्तकोशी, टांबा, लिखू, दुग्ध तथा तंबूर। तो इस प्रकार से कोसी नदी को जाना जाता है जो कि बिहार का शोक कहा जाता है। चंबल नदी तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। बेतवा पहाड़ी जो है रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वत से भी ये भी बेतवा नदी भी निकलती है। केन नदी तो सतना जनपद मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलती है। तमसा नदी कैमूर की पहाड़ियों के तमसा कुंड नामक जलाशय से ये निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र से सोन नदी निकलती है। दामोदर नदी तो ये पलामू झारखंड से निकलता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है। गोदावरी नदी तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, और ये नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित त्रयंबकम गांव से एक पहाड़ी पर स्थित पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी
तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से 1337 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तुंगभद्रा नदी, तो तुंगा और भद्रा नदियों से मिलकर बनी है। तुंगा पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी 1200 मीटर ऊंचाई से तथा भद्रा काडूर जनपद से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। आपको याद रखना है, कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है। पेन्नार नदी, तो ये चेन्ना केसो पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है पेन्नार नदी। आगे देखते हैं नर्मदा नदी, सॉरी साथियों मिस्टेक, चलिए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी इसको कई नाम से जाना जाता है, देखिए नामोदास या सोमो देवी के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को। और यह जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से 900 मीटर की ऊंचाई सोनभद्र से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर धमतरी जिला है, सॉरी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला सिहावा पर्वत से निकलती है। साबरमती नदी अरावली पर्वतमाला राजस्थान से साबरमती नदी निकलती है। माही नदी विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है। चलिए देखते हैं महानदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास चीमा युंगदुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो, ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से तिब्बत में जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप माजुली किस नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप, और ये कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आगे देखते हैं भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, तो ये 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है, तो दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस सीमा पर है, तो पूर्वी सीमा पर है। भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, याद रखना। मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। हगरी किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा की। कपली किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की, को याद रखना है। कपली नदी के बारे में बात की जाए तो कपली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत एवं भारत की नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न दिया है इसमें। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1290 किलोमीटर है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरती है, तो विप्र घाटी, ठीक है, रिफ्ट वैली, आपको याद रखना है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी के नाम से बहती है या होकर गुजरती है, इसका सही जवाब है नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी 1057 मीटर से होता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में रिफ्ट घाटी दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई है गुजरात के भड़ौच जिले में खंभात की खाड़ी यानी कि अगर अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भारत की जो लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो कच्छ का रण में गिरती है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। चलिए कुछ घाटियां देखते हैं, भारत की प्रमुख घाटियां, और वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी ये लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद है काश्मीर घाटी, महान हिमालय एवं पीर पंचाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है और यह है जम्मू कश्मीर में। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा द्वारा निर्मित है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुरु घाटी, इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में मूर्खा घाटी, काश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी और सुरु घाटी, ये जो घाटियां हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे घाटियां स्थित हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पार्वती घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद है किन्नौर घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, मालनी घाटी, स्पीति घाटी और सोर घाटी जो है उत्तराखंड में है। तो यहाँ से बहुत सारी घाटियाँ देखिए, पार्वती घाटी से लेकर के स्पीति घाटी तक ये पूरा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोर घाटी में जूम कर दे रहा हूँ, सोर घाटी ये उत्तराखंड में है ना। सोर घाटी, दून घाटी, देखिए सोर घाटी, दून घाटी, जोहार घाटी और फूलों की घाटी, ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। जुकू घाटी नागालैंड में है। जुकू घाटी, युथांग घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में युथांग घाटी। ठीक, हार्ट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है युथांग घाटी है जो हार्ट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह रोडोड्रेयन झाड़ियों व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई होती है। अराकू घाटी, यह घाटी गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुक्रीमेंटा एवं चित्ता मोगोड़ी नामक पहाड़ियों से घिरी है। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मगंगा नदी द्वारा होता है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। कंबब घाटी ये तमिलनाडु में है। और शांत घाटी जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। ये केरल में स्थित है शांत घाटी। ठीक है, आपको याद रखना है केरल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबा नदी है गोदावरी नदी, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है? तो ये देखिए नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है।
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर विवाद है पंजाब व हरियाणा में। बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, याद रखना। कावेरी नदी जल विवाद मुक्ता किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत के गंगा के नाम से किस नदी जाना जाता है? कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ से गिरती है? तो ये बंगाल खाड़ी में। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है, यानी छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ गिरती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आइए देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात से महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है, जबकि आयतन की दृष्टि से कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो ये महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू, आपको याद रखना है। हुंडरू जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर रांची के पास उत्तराखंड में हुंडरू है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, आपको याद रखना। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। इंद्रावती नदी पर है, बस्तर में है ना। इंद्रावती जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। कहाँ है? तो ये नियाग्रा पर्वत के नाम नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर। गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट आप सुने होंगे, जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शंख नदी पर। साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये रारू नदी पर है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में है। एना नदी कहाँ है? एना नदी पर महाबलेश्वर पर स्थित है। पाइकरा जलप्रपात नीलगिरी पाइकरा नदी पर है। हांगेंग काल झरना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। चलिए आगे देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। भारत की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? इसमें सबसे पहले झील का अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो देखिए झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना को कब प्रारंभ किया गया? तो जून 2001 में प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर है। बुलर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो ये है बुलर झील। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उकाई झील गुजरात में है और ये मानव निर्मित झील है। उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो मानव निर्मित झील है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर स्थित है, मानव निर्मित झील है और गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? तो मांजरा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये तीनों मानव निर्मित झीलें हैं, मानव के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक झीलें नहीं है, मानव निर्मित झीलें। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, किस नदी पर बनाई गई है? तो रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? तो ये चंबल नदी पर बनाई गई हैं। लोकटक झील कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। इसको केम्बुल लाम जाओ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए कि किस झील में स्थित है, तो आपको बताना है कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं चिल्का झील, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, इसको क्वेश्चन पूछा भी गया है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है पूछा गया प्रश्न है, उड़ीसा में पूछा गया है, उड़ीसा राज्य में, सॉरी। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो ये खारे पानी की झील है और भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है चिल्का झील। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर इस खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, आगे देखते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है और किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में है, लैगून झीलें हैं। और श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील में ही स्थित है, आपको याद रखना है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झीलें स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है। बेम्बानंद झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, आपको याद रखना है। अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। और ये उल्कापिंड गिरने वाली बनी झील ही है। ठीक है, उल्कापिंड
गिरने से बनी झील है भाई, लोनार झील, आपको याद रखना है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील है, और ये उल्का पिंड गिरने से बनी झील है। उल्का पिंड गिरा होगा तो वहाँ पर गड्ढा हो गया होगा और इस प्रकार से ये झील का निर्माण हो गया। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलंबू झील है भाई। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को। सफेद झींगा या सफेद मछली किस लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोलेख झील किस डेल्टा के बीच में स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। तो भारत की ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर स्थित है ना। खारे पानी का सबसे बड़ा झील है उड़ीसा में, है ना। कौन सा झील है? चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है चिल्का झील। चलिए आगे देखते हैं। वेमनाड झील। वेमनाड झील कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है और इसकी जो लंबाई है 96 किलोमीटर लंबी है तथा 14.50 किलोमीटर चौड़ी है। चलिए आगे देखते हैं कुछ स्मरणीय पॉइंट। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, राजस्थान। और पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, मणिपुर। और भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। चोलामू झील किस नदी पर का उद्गम है? तो तीस्ता नदी का उद्गम है। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो अजमेर, राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। लूनकरणसर, पंचभद्रा एवं डिडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं? तो खारे पानी की झीलें हैं। ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? ओस्मान सागर झील हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। आगे देखते हैं। उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कुलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। पोनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण झील और उसके उदाहरण। झील के प्रकार कौन कौन से झील जैसे होते हैं? वायुड़, जलोढ़, विलयन, हिमनिधि, लैगून, शैलपात, विवर्तिकी और ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से निर्मित जो झील है लोनार झील, ठीक है। लैगून झील, यहाँ पर देखिए लैगून झील कौन कौन से है? चिल्का है, पुलिकट है, कयाल है और वेमनाड लैगून झील है। जलोढ़ झील कौन कौन से? डल और बूलर झील, इस तरीके से। हिमनदीय झील गंगाबल, कश्मीर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। कौन कौन से नगर भारत की नदियों के किनारे बसे हुए हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है, देखिए गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर कौन कौन सी नदी बसे हैं? इसमें हरिद्वार है, कानपुर है, बनारस और पटना। ये प्रमुख 4 नगर जो हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, ठीक। सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर है? तो अयोध्या। अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा नगर है? बद्रीनाथ। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोलकाता। महानदी के किनारे जो है कटक, सबलमपुर, रायपुर, इस तरीके से। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं? तो डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है,
सोकवा घाट। आगे देखते हैं सतलज नदी, सतलज नदी किनारे फिरोजपुर लुधियाना। नर्मदा भरूच महेश्वर ओकारेश्वर और जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसे हुए हैं। चंबल नदी, चंबल नदी किनारे कोटा नगर बसा है। झेलम नदी श्रीनगर। ठीक, आगे देखते हैं तुंगभद्रा नदी किनारे कुर्नूल। क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन। गोमती नदी किनारे लखनऊ। गोदावरी नासिक। कावेरी नदी किनारे श्रीरंगपट्टनम। ताप्ती नदी के किनारे सूरत। कृष्णा नदी किनारे विजयवाड़ा। मूसी नदी किनारे हैदराबाद। बेतवा नदी किनारे ओरछा। साबरमती नदी जो है अहमदाबाद है ना। साबरमती आश्रम यहाँ पर बना हुआ है, गांधी जी का जो नमक कानून तोड़ा था। ठीक है। इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद नगर बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। ठीक, तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा भारत को किस से प्रदान की गई है? तो मोक्षगुंडकम विश्वेश्वरैया को प्रदान की गई है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा। आगे देखते हैं भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो सन 1960 में हुई थी। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। आगे देखते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बने हैं? तो चंबल नदी पर राजस्थान में जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों को संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और ये पूछा भी गया है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की? तो इसका सही जवाब है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, कहाँ पर दिया है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभ प्राप्त करने वाले राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध बना है, कहाँ बना है, किस नदी पर बना है? तो ये बना है नर्मदा नदी पर। ठीक, अगर महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नौगाम के निकट नर्मदा नदी पर बना है। इस बांध से निकलने वाली नर्मदा नहर से गुजरात एवं राजस्थान के शुष्क भागों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है और कहाँ बना है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बना है। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। यह परियोजना नवगठित आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। आगे देखते हैं नागा अर्जुन सागर स्थित कहाँ है, कहाँ पर बना है? नागार्जुन सागर स्थित तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया उड़ीसा में, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके साथ ही विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? तो महानदी पर। कहाँ है? तो उड़ीसा में। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी सतलज नदी पर। छोम बांध किस नदी पर है? छोम बांध तो छोम बांध कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं मेट्रू बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर, राजस्थान। थीन बांध किस नदी पर बना है? तो रावी नदी पर। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पूछा भी गया है बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टूर बांध तो ये कावेरी नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर बना हुआ है। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो ये केरल में है। म्यूराक्षी बांध किस नदी पर बना है? तो म्यूराक्षी नदी पर, पश्चिम बंगाल में। काठी बांध किस नदी पर है? तो रामगंगा पर है, उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये सतलज नदी पर पंजाब में अवस्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, आपको याद रखना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी, पंजाब में। ब्यास परियोजना ब्यास नदी में, पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं ब्यास दोनों नदियों पर बना है, पंजाब में ही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। हीराकुंड परियोजना महानदी, उड़ीसा, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको याद रखना है। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। चंबल परियोजना राजस्थान, चंबल नदी पर। दामोदर परियोजना दामोदर नदी, झारखंड व पश्चिम बंगाल पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बनाया गया है। ककरापार परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में। कोयना परियोजना कोयना नदी, महाराष्ट्र। पंचकुंड परियोजना पंचकुट नदी, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी पर, कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल। बार्गी परियोजना बार्गी नदी, मध्य प्रदेश। भीमा परियोजना पावना नदी, महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात में। शारदा परियोजना शारदा नदी, उत्तर प्रदेश। तवा परियोजना तवा नदी, मध्य प्रदेश। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फरक्का परियोजना, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है।
फरक्का परियोजना हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात में। सोन परियोजना सोन नदी बिहार। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। अपर पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी महाराष्ट्र में। नथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। भारत पाक बलिहार चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। ककरापार ताप्ती नदी जम्मू कश्मीर। छिंडलकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर में। जवाई परियोजना पाली राजस्थान में। जाखम परियोजना कहाँ है? तो जाखम नदी राजस्थान। पार्वती परियोजना पार्वती नदी राजस्थान। रामगंगा परियोजना उत्तराखंड। रिहंद अथवा गोविंद वल्लभ सागर परियोजना सोन नदी में उत्तर प्रदेश। पेरियार परियोजना पेरियार नदी केरल पर है ये, ठीक है। पेरियार परियोजना पेरियार नदी केरल में। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी कर्नाटक। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य मौसम से है। इसका तात्पर्य मौसम से। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो ये अप्रैल होता है, ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल। भारत किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मानसून संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा किस प्रकार से होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अमृतसर एवं शिमला एक अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है उनकी समुद्र से दूरी के कारण। अमृतसर एवं शिमला उनकी जलवायु में भिन्नता होती है। आगे देखते हैं तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है। यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो पंजाब। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश तथा बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मसिनराम। भारत किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में, ठीक है। केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, आपको याद रखना है। सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में। इसको पूछा भी गया है प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में होती है। आगे देखते हैं भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान। भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो पश्चिमोत्तर भारत में। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो असमान प्रवृत्ति की होती है। चलिए आगे देखते हैं। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियाँ
कौन उत्पन्न करती है? तो हिमाचल। कोपेन के अनुसार एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कोरोमंडल तट पर। चलिए आगे देखते हैं, भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती है? तो 7। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कच्छ से हरियाणा तक, लेह में भी होती है। मानसिंसराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, इसलिए यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न ताप हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य के कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? तो एलिनो तथा दक्षिणी दोलन। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। चलिए आगे देखते हैं साथियों, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है पश्चिमी घाट को। पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, कोपेन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति निम्न तत्वों पर आधारित है। तो तापमान और वर्षा पर आधारित है। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन डेल्टा। भितरकनिका ये उड़ीसा में है, पिचवरम तमिलनाडु में, वेमनाद ये कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत के वन। ठीक है, भारत के वन देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है साथियों, हम इसको फिर दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए 1.5 घंटे का हो गया है, तो इसको हम भारत के वन देख लेते हैं। इसके बाद हम दूसरे पार्ट पर बचे हुए जो भारतीय भूगोल है उसको देखेंगे। तो भारत के वन देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें पहला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम 33% क्षेत्र वनों का आवरण होना आवश्यक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1988 में की गई थी, आपको याद रखना है। 1988 में केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। आपको याद रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी देहरादून में स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग और वन अनुसंधान संस्थान दोनों देहरादून में स्थित है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो ये KM मुंशी को वन महोत्सव के जन्मदाता कहा जाता है। वनोरोपण प्रक्रिया है, तो पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वन रोपण कहते हैं।
आगे देखते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसका सही जवाब है 21.34%। देश के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है, तो 21.34%। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 ने सामाजिक वानिकी को कितने भागों में विभक्त किया है, तो 3, शहरी, ग्रामीण एवं फार्म वानिकी। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो शिलांग पठार पर पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार है। सुंदरबन डेल्टा भी है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। फिर है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, आपको याद रखना है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, तो ज्वारीय वन की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, किसने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, तो मार्श डेन ने कहा है। पश्चिमी हिमालय संस्थान प्रदेश के मुख्य संसाधन है वन। किस राज्य में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो हरियाणा में। परिस्थिति का संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना, तो संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्रिकेट बैट के लिए विल्लो कहाँ से प्राप्त होता है, तो शंकु वृक्षी वनों से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, तो राज्य। शक्य वनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो झांसी में स्थित है। उद्यान एवं वनिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो सोलन में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी बहुमूल्य लकड़ी मिलती है, तो टीक, सौगन जिसको बोलते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, भारत में राज्यों में किसमें सौगन का वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान होता है और सौगन महत्वपूर्ण है, जिसमें देश के 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण सौगन क्षेत्र का 50% पाया जाता है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उषाढ़ या पतझड़ वन पाए जाते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र चीड़ वनों से संबंध है, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में चीड़ वृक्ष पाया जाता है। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उन्हें जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन के रूप में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन के रूप में जाना जाता है। भारत में क्षेत्रानुसार वनों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। हिमालय प्रदेश 18%, भारत के बृहद मैदान 5%, प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ियाँ 57%, पश्चिमी घाट तथा तटीय मैदान 10, पूर्वी घाट तथा पूर्वी तटीय मैदान 10।
भारत में वर्षा वितरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण। सदाबहार वन 200 से अधिक सेंटीमीटर जहाँ पर औसत वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आर्द्र जहाँ पर अधिकता होती है पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। मानसून वन 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर मानसून वन पाए जाते हैं। शुष्क वन यहाँ पर कम वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक औसत होती है तो यहाँ पर शुष्क वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन यहाँ पर 50 से भी कम पाए जाते हैं तो ये मरुस्थल कहे जाते हैं, मरुस्थलीय वन कहे जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वनों का संरक्षण। ठीक है, साइलेंट वैली। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है तो केरल में। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकताकरण इसे सुंदर वन कहा जाता है तो सुंदरी वृक्ष। भारत में जैव विविधता के ताप स्थित स्थल है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी। ठीक है, खेजरी सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है तो सदा रहित। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है तो कर्नाटक। लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मैग्रो किस कहा जाता है या कहाँ पाया जाता है। देखिए मैग्रो जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख वन क्षेत्र है और लवण कक्ष का प्राकृतिक वन है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है तो देहरादून उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है तो वनों के काटने या रोकने पर है और इसको प्रारंभ किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई 1981 में भोपाल में की गई थी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हम दूसरे पार्ट पर देखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य, इसके साथ ही और बहुत से पार्ट। साथियों देखिए अगले पार्ट पर हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य के साथ ही भारत की मिट्टियाँ, सिंचाई के साधन, कृषि, भारत के ऊर्जा संसाधन, खनिज, उद्योग, इसके साथ ही परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था